जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, और आपको ऑथेंटिक और प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शॉर्ट आंसर्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। तो स्टूडेंट्स, आयंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो आयंस होते हैं ये एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज होता है। और डेफिनेटली देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ आयंस। आयन की टाइप्स में जो है आप ले सकते हो कैटायंस को और एनायंस को। स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो कैटायंस हैं और एनायंस हैं इनके लफ्ज़ जो हैं वो कैथोड और एनोड से आए हैं। आपको पता है कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। बेसिकली होता ये है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो डेफिनेटली मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बेसिकली नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनको आप कैटायंस कह सकते हो। इस तरह से जो पॉजिटिव एनोड है उसकी तरफ नेगेटिव आयंस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जब नेगेटिव आयंस जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आप उनको एनायंस कहते हो। जैसे आपके पास ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये आई डोंट नो, ये आप आयरन का बना हुआ हो, और आपके पास एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ हो। ये आयरन है, ये ग्रेफाइट है, कार्बन। तो अब ये आयन्स हैं अंदर, ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव इधर अट्रैक्ट कर जाएगा और पॉजिटिव जो है वो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होती है कि जो आयन्स हैं वो बेसिकली ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इसी बुनियाद पर उनको कैटायंस यानी कैथोड, कैट आयंस यानी कैथोड यानी कैट आयंस, और ये ए एन का एनोड का उन्होंने ए एन ले लिए, दैट बिकम्स एन आयंस। सो देख सकते हो आपके जो कैटायंस होते हैं, एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ, आपको पता है आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस की अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की तो वो एक ही एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी कैटायन है और ये भी कैटायन है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कैटायन। सो मेटल आयंस आप अमूमन देखोगे कि जो प्रोडक्ट टेबल में ना 80% तक जो हैं वो मेटल्स हैं। तो डेफिनेटली मेटल एटम्स जो होते हैं वो अमूमन इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो वो कैटायंस बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर कैल्शियम भी आप ले सकते हो, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो ये कैटायन है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो ये कैटायन है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि हमारे पास एनायंस भी होते हैं। तो आयंस की 2 किस्में हैं, कैटायंस और एनायंस। जिस तरह आपको यहाँ पे अब एनायन नज़र आ रहा है और इसमें अब नेगेटिव, टोल्ड यू बिफोर कि नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। सो अब क्या हो रहा है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो यूजुअली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद -2 चार्ज हो जाएगा। तो जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन नहीं रहेगा, क्लोराइड आयन हो जाएगा। ये लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, क्लोराइड आयन, राइट, यू विल कॉल इट एज अ क्लोराइड आयन। तो ये है कहानी आयंस की, जो कि सवाल पहला आपसे यही किया जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। तो अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन कर लोगे, अपना रफ नोटबुक निकाल लो, इधर लिख लो सब आयन के बारे में जो भी आपने लिखना है। अब इधर लिखोगे आप फ्री रेडिकल्स के बारे में। अब फ्री रेडिकल्स के बारे में क्या लिखना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप आंसर देखना चाहते हो वो तो आपके सामने है, लेकिन आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन दी रिटन वर्ड्स। तो आइडियाज़ के लिए मैं फ्री रेडिकल के ऊपर बात करता हूँ आपसे। स्टूडेंट्स देखो, जैसे हमारे पास 2 न्यूक्लियस हैं, किसी भी एटम के हो सकते हैं, और लेट मी यूज़ अनदर पेन, रेड पेन। अब मैंने ये सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है जो मैंने इस तरफ बनाया है, ये किसी एक एटम का न्यूक्लियस है, ये किसी एक एटम का, लेट्स से दैट ये क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है और उसका न्यूक्लियस है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो 2 न्यूक्लियस के दरमियान हैं। डेफिनेटली एटम्स के शेल्स भी होते हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ये शेल्स हैं,
ओके, सब दो न्यूक्लियस के दरमियान बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कि ये कोवेलेंटली लिंक्ड है, कोवेलेंटली लिंक्ड। ठीक है जी, ये कोवेलेंटली लिंक्ड है, यानी आपस में मिले हुए हैं कोवेलेंट तरीके से। यू कैन कॉल इट एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, यू कैन कॉल इट एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, और आप इनको कह सकते हो कि दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, अब आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिंगल कोवेलेंटली लिंक्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से दैट क्लोरीन के हमारे पास ये क्लोरीन का एक एटम है और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम ने दिया है, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे एटम ने दिया है। सो इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। यू कैन कॉल इट एज अ बॉन्ड पेयर। ठीक है, इनमें जो बॉन्ड है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब कोई रेडिएशन आती है, लेट्स से दैट कोई रेडिएशन आ रही है सूरज से, जो है ना कॉस्मिक रेज आ रही हैं, शुआएं आ रही हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब बेसिकली होता ये है कि जो सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास आके इनको हिट करती हैं। इससे ये होता है कि बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए ये दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेट्स से दैट कि ये वाला क्लोरीन थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दूर हो गया है, और ये वाला क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इनके दरमियान फासले बढ़ गए हैं, यानी नाउ यू कैन से दैट कि अब कुछ इस तरह ये इतने दूर हो गए हैं कि अब ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है। सो आप कह सकते हो नो मोर बॉन्डेड। ठीक है, नो मोर बॉन्डेड मीन अब ये बॉन्डेड नहीं है, तो ये थोड़ी सी देर के लिए एक एक्टिव स्पीशी बन जाएंगे, एक एक्टिव स्पीशी। एक्टिव स्पीशी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अनस्टेबल होंगे। यू कैन कॉल इट एज कि ये अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है डेफिनेटली। अब साइंसदानों ने ये देखा है कि अगर कोई दो एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से दोनों एटम्स दूर हो जाते हैं, तो आप कहोगे कि ये एक अनस्टेबल स्पीशी या अनस्टेबल एक यूनियन बन गए हैं, या अनस्टेबल एटम हो गए हैं। यू कैन कॉल इट एज अनस्टेबल एटम हो गए हैं। इसको नाम दिया जाएगा फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल का। आ रही है समझ में आपको? दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ स्पीशीज जो रिएक्टिव होती हैं। हमने तो ये देखा है ना कि ज़्यादातर जो हैं आयंस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन स्पीशीज नाउ जो कि रिएक्टिव हैं। सो आप कह सकते हो जैसा हाइड्रोजन है, अब उसके दो न्यूक्लियस के दरमियान भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई और इसने इन दोनों एटम्स को भी क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। यू कैन टेक इट एज अ क्रॉस एंड डॉट, यहाँ आप डॉट बना लो, यहाँ क्रॉस बना लो, आप इसको इस तरह भी ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, कहने की बात यह है कि जब कभी भी ऐसा होता है कि जो बॉन्ड पेयर है वो ब्रेक हो जाता है, जो बॉन्ड पेयर है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड पेयर ब्रेक हो जाता है तो फिर फ्री रेडिकल बनता है। लेट्स से दैट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिस आपके घरों में आ रहा है, जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं, राइट? वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ मीथेन गैस। अब होता यह है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है तो इस मॉलिक्यूल पे हिट करती है। यह है मॉलिक्यूल, मीथेन गैस मॉलिक्यूल। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई तो इसने क्या किया, हिट किया इस बॉन्ड को। दो न्यूक्लियस के दरमियान जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अनस्टेबल हो गए। अब क्या हुआ कि CH3 जो है वो अलहदा हो गया और H अलहदा हो गया। अब ऊपर मैं छोटा सा इसके जो है एक डॉट का निशान बनाऊंगा, जिस बात की ये इस बात की निशानी होगा कि ये स्पीशी अब फ्री रेडिकल है। सो दिस स्पीशी इज अ फ्री रेडिकल।
सो स्टूडेंट्स, दैट मेक्स द आइडिया कि ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। इनमें याद रखिएगा हमेशा एटम्स में, कोई भी एटम हो, यू कैन जस्ट से एनी एटम, इस एटम में लेट्स से एक्स, एनी एटम, कोई भी एटम हो, इनमें हमेशा जब भी ये बॉन्ड पेयर टूटता है तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऐसा होता है कि जब भी बॉन्ड टूटे और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ना रहे और मॉलिक्यूल के एटम्स अपार्ट हो जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो उनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, तो इस सिनेरियो को हम कहेंगे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे बात की, हमारे पास क्लोरीन गैस है, अब उसको क्या हुआ, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने आके हिट किया, तो अब वो बन गया अनस्टेबल स्पीशी क्लोरीन फ्री रेडिकल, यू कैन कॉल इट एज। तो स्टूडेंट्स इस तरह क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। इस तरह से हाइड्रोजन गैस है, उस पर आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूवी भी कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सो दैट इज़ हाउ हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन गया, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक स्पीशी है दैट इज़ कॉल्ड मीथेन मॉलिक्यूल, उस पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने आके हिट किया और ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस स्पीशी इज कॉल्ड एज मिथाइल फ्री रेडिकल। और साथ बन गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, एज आई टोल्ड यू है, जिस तरह ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये मीथेन था और इस तरह से ये लैदा हो गए बिकॉज ये बॉन्ड टूट गया ना इनके दरमियान। तो ये स्पीशी सारी एज अ होल यू कैन से दैट कि ये इस तरह बन गई और इस तरह बन गई। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो स्टूडेंट फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं इसको हम टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्री रेडिकल्स हैं आर एटम्स, राइट, जिस तरह क्लोरीन फ्री रेडिकल, अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स में हमने अभी क्लोरीन फ्री रेडिकल की बात की, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की बात की, और ग्रुप ऑफ एटम्स में हमने बात की है मिथाइल फ्री रेडिकल की। सो उन पे आप डेफिनेटली ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कह रहा था, अनपेयर, वो जो बॉन्ड पेयर था वो टूट रहा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। सो फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज। याद रखो इन पे कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि बॉन्ड पेयर था वो टूट गया और बस एटम्स एक दूसरे से अलहदा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुए, कोई इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन ना एंटर हुआ है ना बाहर गया है, बस दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो थोड़े से दूर हो गए हैं। So some substances like halogens when exposed to sunlight, halogens का आपको यहाँ पे मैं जिक्र बताता चलूँ, क्लोरीन गैस हैलोजेंस है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैलोजेंस में आएंगे, ब्रोमीन वाटर Br2 हैलोजेंस में आएगा, आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैलोजेंस में आएंगे। तो हैलोजेंस काफ़ी रिस्पेक्ट है केमिस्ट्री में। सो एक्सपोज टू सनलाइट, इन सब को अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो ये सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सर इसको मैंने अभी दूर करके दिखाया आपको और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना के दिखाया। सो द मॉलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल। अब देखो ये सिंबल है उसके ऊपर मैंने डॉट लगा दिया है, सो दैट मेक्स एन आइडिया। लुक एट दिस, क्लोरीन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वो कोई आपने ज़्यादा इसमें टेंसिव नहीं होना कि भाई ये तो ऐसे लिखा हुआ ये ऐसे नहीं लिखा हुआ। तो यू कैन राइट इन दी बोथ वेज, कोई गलत नहीं है ये। सो उसके बाद अब डिफरेंस, क्योंकि सवाल में किया गया था कि डिफरेंस करें, तो देयर वी हैव द डिफरेंस कि जो आयंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, लेकिन ये एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इसके अलावा दी एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस, ये हमेशा आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे या क्रिस्टल लैटिस में मिलेंगे। डेफिनेटली जो आयंस होते हैं ये आपको सॉल्यूशन में मिलते हैं, या फिर एक जिस तरह नमक का दाना पकड़ लो उसके अंदर भी आयंस हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। जिस तरह जो क्रिस्टल, जैसे नमक जो आप खाते हो ना, उसमें सोडियम के आयंस और क्लोरीन के आयंस आपस में बड़े सख्ती से जुड़े हुए हैं। सो दैट मेक्स अ क्रिस्टल लैटिस। जैसे मंकी बार आपने कभी पार्क्स में देखा होगा तो वो समझ लो एक क्रिस्टल लैटिस की शक्ल है। बहुत से डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, तो आपको ये आगे बड़ी क्लासों में हम डिटेल में समझाएंगे। सो दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर।
ये आपको सोल्यूशन में भी मिलेंगे और हवा में भी मिलेंगे। आयंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट। आयंस कभी भी लाइट की मदद से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमेशा लाइट ही की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये इनको बनाते हैं। सो लाइट 7 कलर्स की होती है। लाइट के ऊपर भी पूरी एक स्टडी मौजूद है, लेकिन बहरहाल वी डोंट नीड टू गो इन दैट मच गुड डिटेल्स कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। सो वी जस्ट रियली वांट टू बी वेरी सिंपल ताकि आपको आइडियाज़ क्लियर किए जाएं। तो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर? मीन टू से कि आपको कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के बारे में क्या पता है। कॉर्पस्कुलर मीन डुअल एंड नेचर ऑफ मैटर मीन कि आपको क्या पता है मादे के बारे में। यू नो, मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, क्रिएट सम शेडो, ऑक्यूपाई सम एंड हैव सम मास, वो मैटर होता है। आपने मैटर बेसिक डेफिनेशंस में पढ़ा होगा। तो कॉर्पस्कुलर नेचर क्या होती है मैटर की? अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इलेक्ट्रॉन की, राइट, इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है, यानी मैटर है। अगर हम बात करें प्रोटॉन, ये भी एक मटेरियल पार्टिकल है, एक मैटर है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, ये भी एक मटेरियल पार्टिकल है, मैटर है। इन सब को इकट्ठा कर लिया जाए और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में डाल दिया जाए और इलेक्ट्रॉन को बाहर घूमने की इजाज़त दे दी जाए, तो फिर आप कह सकते हो कि ये भी एक एटम भी एक मैटर है। तो मैटर कंबाइंड टू मेक अ कॉम्प्लेक्स मैटर, यू कैन से। तो अब साइंसदानों ने एक सवाल उठाया, बल्कि स्पेशली मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। डी ब्रोगले नामी साइंसदान था, उसने बताया कि जो मैटर है, स्पेशली उसने इलेक्ट्रॉन को लेकर बात की। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, ये इसकी 2 किस्म की नेचर है। अगर ये रुका हुआ है तो ये एक पार्टिकल है, राइट, इट इज़ अ पार्टिकल। और लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी मूवमेंट इतनी फास्ट है तो ये एक वेव की तरह महसूस होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि ऐसा मैटर जो कि पार्टिकल भी है, वेव भी है, उसको आप कहोगे कॉर्पस्कुलर मैटर, या उसकी नेचर कॉर्पस्कुलर है, ड्यूअल है। जैसे मोबाइल जो है वो 2 सिम्स वाला होता है। इन द सेम वे व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। सो यहाँ से इसका आंसर भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर? So, according to the concept, matter is supposed to be composed of minute particles. यानी जो मैटर है वो छोटे मोटे पार्टिकल से मिलकर तो बना हुआ होता है। एक एशियंट फिलोसोफर है एम्पिडोकल्स, ये भी बहुत पुराना फिलोसोफर है। इसके बारे में कमेंट करो मुझे कि आप क्या जानते हो एम्पिडोकल्स के बारे में, राइट। अगर नहीं जानते तो अभी सर्च करो और कमेंट करो, ताकि दूसरे जो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए आएँ उनको भी पता हो कि एम्पिडोकल्स कौन था। बहरहाल एम्पिडोकल्स एक ग्रीक फिलोसोफर था। और ये भी मुझे बताओ कि जो ग्रीक होते हैं वो कहाँ के रहने वाले होते हैं, कौन से मुल्क के रहने वाले होते हैं, ये आप बताओ मुझे, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मुझे याद रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीक कहाँ के रहने वाले होते हैं। सो एम्पिडोकल्स थॉट दैट ऑल मटेरियल्स वर मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीज़ों से जो है ये पूरी दुनिया, कायनात तश्कील पाई है, बनी है। 4 एलिमेंट्स थे, मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट था, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। एलिमेंट्स तो आज हमें जो पता है वो तकरीबन कोई 118 है, यानी 118 एलिमेंट्स जिसका अभी हमें आज पता है। और कुदरत में जो मिलते हैं, मतलब 92 कुदरत में मिल जाते हैं, अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ में हैं। लेकिन टोटल लैब शैब में बना लिए हमने कोई 18 और 8 कोई 26 एलिमेंट्स अभी तक लैब में बनाया। अभी ज़्यादा बना लिए होंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में फ़िलहाल अभी इन्हीं का जिक्र है। सो अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ये सब एलिमेंट्स को कहा जाता था कि भी ये इन 4 चीज़ों से मिलकर पूरी दुनिया बनी है। जैसे आपकी बात कर लेते हैं, जो आप वीडियो सुन रहे हैं मेरी, तो इसमें मैं बताता चलूँ कि आपके अंदर जो है अर्थ है, यानी हड्डियां हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हड्डियां, तो आप अर्थ हुए।
आप में हवा है, आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, यू हैव सम एयर। उसके अलावा यू गॉट सम वाटर एज वेल, आपका ब्लड पानी से तकरीबन 95% बना हुआ है। उसके अलावा सेल भी आपका जो है वो 70 to 75% पानी से बना हुआ है। फायर, आपके अंदर टेम्परेचर है, हीट है आपके अंदर, डेफिनेटली आप इन्हीं 4 चीज़ों से बने हो ना, इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है। तो ये एम्पिडोकल्स का नज़रिया था, ये एक सक्सेसर था प्लाटू का। मैनी सक्सेसर्स ऑफ एम्पिडोकल्स, यानी कि जो एम्पिडोकल्स के बाद आने वाले कुछ मज़ीद फ़िलासफ़र जिनमें प्लाटू है, एरिस्टोटल है, adopted this concept of 4 elements, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया। This concept of 4 elements existed for more than 2000 years, तो ये तकरीबन 2000 साल तक ये ज़िंदा रहा। अब सवाल तो ये है कि भाई आप जो है ये क्या जवाब दे रहा हूँ मैं आपको, राइट? सवाल 4 आने, जवाब 12 आने। हाँ, इसका ताल्लुक आपके जवाब से नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने वैसे भी जो आपको बात की है कि कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर का ज़्यादातर जो मतलब है वो यही है कि वो डुअल इन नेचर है, यानी कि वो वेव लाइक नेचर भी रखता है और वो एक पार्टिकल लाइक नेचर भी रखता है। तो दैट इज़ द बेसिक आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप ले सकते हो कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ओल्ड एज एलिमेंट्स। यहाँ पर तो मैं शायद यही कहूँगा, ओल्ड एज एलिमेंट्स के बारे में आपको क्या पता है? ओल्ड एज एलिमेंट्स, या आप कहो हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स क्या थी, व्हाट वर द 4 मेजर एलिमेंट्स इन द प्रीवियस एरा। तो ये इसका एक एक्सपोज्ड आंसर नहीं होगा। अगर आप कहते हो ये है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बट आई विल नॉट एग्री विद दिस। मैंने जो शुरू में आपको बताया दैट इज़ द मोस्ट राइट आंसर। सो लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो किया जा रहा है दैट दे आर आस्किंग कि एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनमें क्या डिफरेंस होता है। So let's try to find out the answer of these two things. तो स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें मैं आपसे कहूँगा कि ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें आप मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हो ताकि आप पता लगा सको, डिटर्मिन कर सको द कंपोजिशन ऑफ मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री याद रखना 2 किस्म की होती है, क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव, और इसके अलावा होती है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? वो यही होता है, क्वालिटी में आप बेसिकली जानते हो किसी भी मैटर के अंदर मौजूद मटेरियल को, यानी एलिमेंट्स को, और क्वांटिटेटिव में यही जानने की कोशिश करते हो कि इनकी मिकदार क्या है, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है, यानी कितने एलिमेंट्स हैं। सो क्वांटिटेटिव में आप क्वांटिटी को मालूम करने की कोशिश करते हो। सो दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद क्वेश्चन था कि आप बता दो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। इट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी केमिकल्स की स्टडी है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी है that pollute the environment and their adverse effect on the human beings, यानी कि इनका एक adverse effect है human beings पर, इसकी स्टडी है। so this is known as environmental chemistry. स्टूडेंट्स, अगला सवाल है कि मोल क्या होता है, राइट? मोल, व्हाट इज मोल? तो स्टूडेंट्स, मोल जो है बेसिकली द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। यानी किसी भी एटम का जो मास है, अगर उसको एक्सप्रेस करना है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो वज़न है उसको एक्सप्रेस करना है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास है उसको एक्सप्रेस करना है, जैसे कि एटॉमिक मास मीन टू से लेट्स से दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, तो ये ग्राम में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये मैंने मोल्स बता सकता हूँ। अब ग्राम्स में मतलब आप एक्सप्रेस कर दो किसी मॉलिक्यूल के मास को, लेट्स से दैट H2O को मैंने 18 ग्राम एक्सप्रेस कर दिया है, NaCl है दैट इज़ 58.5 ग्राम्स मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड मोल। मोल इज़ नॉट अ ईजी वर्ड टू अंडरस्टैंड, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन याद रखो मेरी वीडियोस देख लो और इस आइडिया को लो, या मेरे से ऑनलाइन लर्निंग पे आओ मोल समझने के लिए
इंशाल्लाह तुम्हें मोल ऐसे ही समझा दूंगा जैसे तुम्हें अभी ABCD आती है। और मोल जो है कह लो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केमिस्ट्री। और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जिसकी एवोगैड्रोस कैलकुलेशंस यानी मोलर कैलकुलेशंस यानी मोल, ये अच्छी तरह से तैयार नहीं है, उसको बेचारे को सर्वाइव करना पड़ता है केमिस्ट्री में। तो नो डाउट आप मेरे लेक्चर्स ले सकते हो, आई एम देयर फॉर यू। और इसके अलावा आप मज़ीद समझ सकते हो ऑनलाइन लर्निंग से भी। और अभी फ़िलहाल मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ इसको अभी नोट पे डाउनलोड कर लो, इसको लिख लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए मोल का, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है। ये भी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई लाइक इट, यू नो। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला याद रखो एक सिंपलेस्ट फार्मूला है। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये OH लिखा हुआ है, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे लेट्स से दैट मैं लिख देता हूँ H2O2, राइट। ये मैंने H2O2 लिखा है। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यू नो, नंबर्स कैन बी सिंप्लीफाइड। अगर 2:2 का रेशो है, यानी ये 2 एटम्स हैं, ये भी 2 एटम्स हैं, तो ये सिंपल हो सकते हैं, यानी सिंगल सिंगल एटम कर देता हूँ इनको मैं। सो H एक हो गया, 2 थे तो सिंपल हो गए ना, तो दैट बिकम्स द एम्पिरिकल। अगर आप इसको इसी तरह लिख रहे हो ओरिजिनल वे में, यानी आप टोटल क्वांटिटी बता रहे हो कि भाई मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स यू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलोगे। जैसे लेट्स से दैट ये इधर आपको नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन अब ये देखो, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये ग्लूकोज का, ये देखो C6H6H12O6। अब ये 6 एटम्स हैं, ये 12 एटम्स हैं और ये 6 एटम्स हैं। तो अब देखो, अब वी कैन मेक इट सिंप्लीफाइड, क्योंकि 6 1s आर 6 2s आर 6 1s आर, एक ही टेबल है 6 का जो कि सारे नंबर्स को कट कर रहा है, ये शर्त है। ये नहीं कि 6 1s आर 6 1s आर और यहाँ पे 11 होता तो 11 1s आर, ऐसा नहीं है। 6 के टेबल में सब आ रहे हैं। 2 से काट लो इनको, सिंप्लीफाई, फिर और सिंपल हो सकता है, 2 से करोगे 3 जाएगा, 3 जाएगा और ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा, तो फिर 3 से ये जाएगा, 3 से ये जाएगा, 3 से ये 2 टाइम चला जाएगा। दैट बिकम्स दिस आंसर। यानी लेट्स से दैट वी हैव 6 atoms of carbon, 6 atoms of oxygen and 12 atoms of hydrogen। तो 6 एटम्स यहाँ से हटा दो, 6 एटम्स इसी से हटा दो, 6 एटम्स यहाँ से हटा दो, तो ये बन जाएंगे 6 एटम्स की बजाय 1 एटम डेफिनेटली, और ये भी 1 रह जाएगा, और डेफिनेटली यहाँ से आपके पास 6 एटम्स रह जाएंगे जो कि 12 थे टोटल है नंबर। So that makes the empirical formula CH2O। अगर आप एक और फार्मूला ले लेते हो, लेट्स से दैट एक और फार्मूला लिया मैंने CH3COOH, दैट इज़ बेसिकली एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में ये है कि हाइड्रोजन इसमें 4 हैं, क्योंकि लेट 3 ये हैं, 1 ये है, और कार्बन इसमें 2 हैं, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 आपको नज़र आ रही है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई 2 1s आर 2 2s आर 2 1s आर। सो अगेन लुक एट दैट, 2 1s आर 1 कार्बन, 2 2s आर 2 हाइड्रोजन, 2 1s आर 1 ऑक्सीजन। सो 1 2 1 1 2 1 1 2 1, दैट एसिटिक एसिड, सिरका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला यही है। सो इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला ज़्यादा किताबों में नहीं लिखा जाता, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स को एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे ज़्यादा बिलीव करते हैं लिखने में, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला तो किसी 2 मॉलिक्यूल्स का भी एक फार्मूला हो सकता है। सो इसीलिए एम्पिरिकल फार्मूला इज बीइंग नॉट दैट मच बीन रिटन, बट दे हैव अ कॉन्सेप्ट, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस सवाल में। सो दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे, आपका ये जवाब होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the number of molecules in 9 ग्राम ऑफ स्टीम? अब आपके पास स्टीम है, जिस तरह केतली से स्टीम निकल रही है, या आपने ढक्कन खोला है गरम गरम हांडी का, उसमें से स्टीम निकल रही है, तो 9 ग्राम है जी स्टीम। तो उसमें से कितने होंगे मॉलिक्यूल्स पानी के? ये तो अब एवोगैड्रोस कैलकुलेशंस हैं, वो आपको आनी चाहिए, फिर ये सवाल हल हो सकेगा, पर अल कोशिश कर लेता हूँ समझाने की। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आपके पास पानी का मोलेकुलर मास जो है वो 18 ग्राम है, यानी कि 1 मोल एटम्स का वज़न ये है। 9 ग्राम का मालूम करना है,
अब आपको पता है कि अगर आपके पास 18 ग्राम पानी है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, 18 ग्राम की बात कर रहा हूँ, वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये शर्त है, हर किसी मॉलिक्यूल के वज़न के लिए एक शर्त रख दी गई है, एक ख़ास वैल्यू ऑफ मैस रख दिया गया है जिसमें ये नंबर होता है। पानी के लिए ये मैस है, इसे हम मोलर मैस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसे मॉलिक्यूलर मैस भी पानी का कहा जाता है, और इसे ग्राम मोलेकुलर मैस भी पानी का कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको आगे कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास 18 ग्राम था पानी का, डेफिनेटली उसमें इतने मॉलिक्यूल थे जो कि अभी मेरी आपसे बात हुई। अब देखो, वी रियली डोंट नीड 18 ग्राम्स, हमें तो जवाब चाहिए 9 ग्राम का। उसने कहा 9 ग्राम स्टीम में मॉलिक्यूल्स बताओ पानी के कितने होते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली वी हैव अ वेरी इजी वे टू डू इट। इस 18 को उठाओ, यहाँ से इक्वालिटी की इस तरफ लेकर आओ, तुम्हें पता है ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर डेफिनेटली अब यहाँ 1 रह जाएगा। जब इसको यहाँ से 18 को उठा लोगे, यहाँ पर ला के डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ 6.02 10⁻23/18 हो जाएगा। अब बेसिकली हमें चाहिए था 9 ग्राम, तो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मेक्स द आइडिया ऑफ 9 ग्राम वाटर। और फिर जब आप यहाँ से डेफिनेटली दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, इसको कैंसिल कर दो। फिर डेफिनेटली आप जब इसको कैंसिल करोगे, 9 1s are 9 2s are 2 को इस नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जब अभी कल कैलकुलेटर पे करके देख लो, आप जब 16.02 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.01। अभी करके देख लो आप, और ये पावर एज इट इज लिख देनी है। सो दैट मेक्स एन आइडिया। खुद सोचो ना स्टूडेंट्स, 18 ग्राम में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 18 का हाफ 9 होता है ना, तो हाफ 9 होता है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 18 ग्राम में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 9 ग्राम में ये हाफ हो जाएंगे। इसका हाफ क्या होगा, वो ये होगा। सो इट्स नॉट दैट मच टफ, लेकिन ये है कि इफ़ यू वांट टू लर्न मोलर कैलकुलेशंस यू हैव टू गिव टाइम, एंड आई होप कि यू विल गिव टाइम टू इट। अपना टाइम ज़रूर दीजिएगा। आखिरी दिनों में एग्ज़ाम्स के नहीं होता है ये, लेकिन ये है कि शुरू में अगर आपका दिल कर रहा है, मौसम अच्छा है, चाय का कप पड़ा हुआ है, तो ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब अगर हम अगले सवाल की बात करें, वो सवाल हमसे ये कर रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो गया सॉरी, व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। मोलर मैस बताना है जी आपने इसका। ये तो भाई लल्लड़ बल्लड़ था क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो, जवाब तो आपके सामने ही नज़र आ रहा है आपको। सो व्हाट दे आर सेइंग हियर कि व्हाट आर द मोलर मैसेस। तो एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम तो AMU में होगा, याद रखना। जब एक एटम का वजन लिखा जाता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। वो AMU उसका यूनिट है, वेरी स्मॉलर थिंग काइंड ऑफ यूनिट, यू नो, बड़ा छोटा सा यूनिट है ये। लेकिन ग्राम इज़ अ बिग यूनिट, तो वो मोलर मास होगा। यानी कि अगर 238 ग्राम लिखा हुआ है तो फिर पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, वो ये होगी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, ये 6.02। क्योंकि अच्छा, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। आप समझ लो कि जैसे ये जो मोल का नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि इसको कंप्यूटर भी बेचारा कैलकुलेट करते हुए कांपना शुरू कर देता है। जैसे एक दर्जन है ना, 12 पीसेस समझ लो, इसी तरह से इसको रिस्पेक्ट दी गई है मोलर नंबर को भी। अब याद रखो, अगर आपके पास अगर एक अंडा है तो उसका वज़न, लेट्स से दैट कि 100 ग्राम है, मैं सपोज कर रहा हूँ, एक अंडे का वज़न जो है वो 100 ग्राम है। आप खुद सोचो 12 अंडों का वज़न कितना होगा, 1200 ग्राम। तो इसी तरह से समझ लो आप कि वी हैव अ वेरी सिंपल वे टू डू इट। अगर 238 एक एटम का वज़न है तो फिर 1 मोल एटम का वज़न भी 238 ही होगा, लेकिन ग्राम यूनिट हो जाएगा। ये एक ब्यूटी है केमिस्ट्रिकल साइंसेस की। आप देखो ना, एक अंडे का वज़न दर्जन के हिसाब से जब देख रहे थे ना, एक अंडे का वज़न तो 100 ग्राम था, लेकिन 12 अंडों का वज़न तो 1200 ग्राम हो गया। यानी जैसे ही मैंने अंडे बढ़ाए वज़न बढ़ गया। लेकिन यूनिट जो है देखो, वी कैन से इट 12 किलोग्राम, यू नो, यू कैन फिल इट एज सॉरी 1.2 किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम बड़ा यूनिट हुआ, ग्राम छोटा यूनिट हुआ। इसी तरह से AMU छोटा यूनिट है और ग्राम जो है बड़ा यूनिट है। मुझे पक्का लग रहा है मैं आपको कंफ्यूज कर गया हूँ, लेकिन यू डोंट नीड टू वरी, इंशाल्लाह कैच करेंगे इसको। अभी सिंपल तरीके से इस बात को समझ लो कि 238 AMU जो है एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट है, और 238 जो है वो एक मोलर मास यूनिट है।
235 का भी सेम सिनेरियो होगा। सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फ़िलहाल इस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी वीडियो के साथ रहिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको इंशाल्लाह डिटेल में मिलेंगे। और इसी प्लेलिस्ट में आइएगा आप, ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है चैप्टर नंबर 1 की फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, इसमें सारे वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। सो लव दिस प्लेलिस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। आखिरी क्वेश्चन किया जा रहा है, why 1 mole of hydrogen molecule and 1 mole of hydrogen atoms have different masses? Very interesting question. So look at that students, यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई हमारे पास 1 mole of hydrogen है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और 1 mole of hydrogen atoms हैं, अब डिफरेंट masses। देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU, 1 mole of हाइड्रोजन 1 ग्राम हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे तो वो होगा 2 MU, और 1 मोलर मास का 2 ग्राम होगा। अब एटॉमिक पे आओगे तो 1 ग्राम, मॉलिक्यूल पे आओगे, मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली जब 2 एटम्स मिलेंगे तभी बनेगा ना। सो दैट मेक्स एन आइडिया। सो बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस टू द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सो देयरफॉर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 times द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 मोलर्स ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल। सो बी विद मी, खुरम शहजाद को इजाज़त दीजिएगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, चैनल के साथ रहिएगा।